एवरीवन, वेलकम टू संहिताज एकेडमी। और आज के सेशन में हम फ्रिक्शन जो टॉपिक है उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैंने 2018 से लेकर 2023 में जितने भी फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो मिले नहीं, बट कोई बात नहीं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि टॉपिक फ्रिक्शन है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या है? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो क्या एक्चुअली यहाँ पे डेफिनेशन क्या बताई गई है कि फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हमको समझना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक तरीके का फोर्स है और हर किसी टाइप के जो फोर्स होते हैं उनके अपने इफेक्ट्स होते हैं। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो अपना इफेक्ट्स तभी दिखा पाता है जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है, और वो हमेशा जो रिलेटिव मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको समझाया हुआ है कि सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम इस दिशा में ढकेल रहे हैं। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में है, ये जो बक्सा जिस सरफेस के कांटेक्ट में है वो सरफेस ठीक इसके उल्टी दिशा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। सो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए ये कांटेक्ट फोर्स है और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि किसी एक चीज के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे चीज का मोशन, तो रिलेटिव मोशन उसको कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक माइंड मैप बनाया हुआ है फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो फ्रिक्शन क्या है? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये लैटिन वर्ड फ्रिकेयर से लिया गया है जिसका मतलब है टू रब, मतलब घिसना। इट कॉजेस वियर एंड टीयर, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इसी डिस्कशन में। इट प्रोड्यूसेस हीट, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। इट एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मोशन जिस डायरेक्शन की ओर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होता किस लिए है दो सरफेसेस के बीच में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया है और टेबल के ऊपर एक बुक रखा गया है। तो यूं तो हम जब देखेंगे तो हमको लगेगा कि जो बुक का सरफेस है या टेबल का सरफेस है एकदम स्मूथ है। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें तो इन दोनों के सरफेसेस में ऐसे इरेगुलरिटीज होते हैं, मतलब ऊंच नीच होती है। ठीक है, हाइज एंड पिट्स होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो इरेगुलरिटीज होती है दोनों सरफेसेस में, वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, इंटरलॉक कर जाता है। इंटरलॉक करने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होती है। सो मैंने क्या लिखा है, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल द irregularities on the surface of book interlocks with the irregularities on the surface of the table in order to create friction between the two surfaces। तो सबसे पहला कारण हमको क्या मिला फ्रिक्शन का, वो है इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज। इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कॉजेस फ्रिक्शन। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम, दूसरा जो इसका कॉज है वो है एडहेशन। एडहेशन एक नया टर्म है, बट एडहेसिव मतलब कुछ चिपचिपी चीज, तो उसी से मिलता जुलता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है, दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, तो इन दोनों सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वीक एडहेसिव बॉन्ड्स बन जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये लैंड है, ये जमीन है, इसके ऊपर एक बोल्डर है। बोल्डर मतलब एक बड़ा सा चट्टान है। तो एक्चुअली क्या है कि दोनों की सरफेसेस में उनकी अपनी अपनी सरफेस इरेगुलरिटीज है। अब अगर इसको और जूम इन किया जाए तो दोनों की सरफेस इरेगुलरिटीज इंटरलॉक तो की हुई है, वो तो एक कॉज है। ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटीज। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है दोनों सरफेसेस के, इनके बीच में एक वीक बॉन्ड्स बन रही है। ठीक है, तो ये वीक बॉन्ड्स जो है इनको हम बोलते हैं एडहेसिव बॉन्ड्स या एडहेशन बोलते हैं इस चीज को। तो इसके चलते भी फ्रिक्शन होता है। तो एडहेशन दूसरा कॉज है फ्रिक्शन का। ओके, सो एडहेसिव बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट कॉजेस फ्रिक्शन। आशा करती हूँ कि आपको इस डायग्राम से ये क्लियर हो गया होगा।
अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है ना वो 3 टाइप का होता है। तो जैसे कि पहला वाला जो फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो उस टाइम पे उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है, ठीक है, वो क्या है? वो है स्टैटिक फोर्स। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा गया है किसी एक सरफेस के ऊपर जो कि एट रेस्ट है, तो राइट नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपॉन दिस बॉक्स। दूसरा जो आता है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या? कि हमने एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लिया और हम यहाँ से इस बक्से को स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसकी जो सरफेस है ये ठीक उल्टी दिशा में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो एक्ट करने वाली है यहाँ पे। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सरफेस, मतलब यहाँ पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, एक है इस बॉक्स का सरफेस, दूसरा है इस इंक्लाइन प्लेन का सरफेस। तो जब बॉक्स जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर से स्लाइड करने की कोशिश करती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर से वो स्लाइड डाउन कर रही है, ये सरफेस जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आते हैं जो थर्ड टाइप है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से ही आपको स्लाइडिंग और रोलिंग समझ में आ जाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा राउंड शेपेड हो जो कि रोल डाउन कर सकती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया हुआ है? एक इंक्लाइन प्लेन ली हुई है और हमने ऊपर से इसको रोल करने के लिए छोड़ा है, तो इट इज गोइंग टू रोल डाउन लाइक दिस। इस तरीके से रोल डाउन करके वो नीचे आएगी। तो क्या है? इट इज द रेजिस्टिव फोर्स दैट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉल और व्हील्स। तो हम जानते हैं जो व्हील्स होते हैं वो भी ऐसे सर्कुलर होते हैं, राउंड होते हैं, बॉल भी ऐसे राउंड और सर्कुलर होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो राउंड और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब किसी सरफेस के ऊपर से रोल डाउन करते हो तो उनके मोशन की उल्टी दिशा में जो फोर्स एक्ट करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। और ये रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब रोकता है उनके मोशन को, जिस वजह से कोई भी चीज जो कंटिन्यूअसली रोल कर रही है वो रोल करती नहीं रहती है, वो एक जगह जाकर वो स्टॉप हो जाती है। तो ऑब्वियसली उल्टी दिशा में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जिस वजह से उसकी जो मोशन है वो बंद हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। अब ये अगर आपको क्लियर हो कि कौन सा किस टाइप का फ्रिक्शन है, ज्यादातर क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या? कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये जो फ्रिक्शन है इनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड होती है, किसी की ज्यादा है किसी की बिल्कुल कम है। तो आउट ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड होता है, जिसका सबसे ज्यादा मान होता है, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जो आता है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उसके बाद जो आता है वो आता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसी के चलते क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मूव इट। बट कोई भी मूविंग अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको उसकी मोशन को कंटिन्यू कर पाना वो उतना टफ नहीं होता। तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है। रीजन मैंने दिया हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो यहाँ पर दो चीजें फ्रिक्शनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात तो जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है उनकी अपनी सरफेस इरेगुलरिटीज है जो कि इंटरलॉक करती है, तो ये पहला कारण गया। दूसरा क्या है कि जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है या जो भी सरफेसेस है इनके बीच में वीक एडहेसिव बॉन्ड्स बन जाती है, जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करना पड़ता है एज कंपेयर टू सम ऑब्जेक्ट विच इज स्लाइडिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अनदर थिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? क्योंकि सरफेस इरेगुलरिटीज में जो दोनों सरफेस की जो सरफेस इरेगुलरिटीज है इनमें इंटरलॉकिंग होने का समय नहीं मिलता है, ठीक है। और जो ये वीक बॉन्ड्स होते हैं ये भी ब्रेक कर जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, तो इसके चलते स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है। और रोलिंग फ्रिक्शन में भी रीजन यही है कि ना तो सरफेस इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक करने का समय मिलता है और ना ही बॉन्ड्स बन पाती है, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे इसका कम मैग्नीट्यूड है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन
बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन, वेट बढ़ा दे तो इससे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, वेट एक डाउनवर्ड क्या बोलते हैं, वेट जो है वो डाउनवर्ड एक फोर्स जैसा है, ठीक है। तो अगर वेट हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके चलते फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। सेकेंड कह रहा है इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो अगर हम सरफेस को ज्यादा रफ बना दे, उसके चलते क्या होगा कि जो सरफेस इरेगुलरिटीज है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो दोनों सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज है उनमें इंटरलॉक हो जाएगा, जिस वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है? यूजिंग एडहेसिव मटेरियल्स, मतलब चिपचिपी कोई चीजों का इस्तेमाल करके भी हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल्ड में कुछ चीजें लिखी है कि मोर वेट मतलब मोर फ्रिक्शन, रफ सरफेस जितना होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, एडहेशन मतलब अगर हम कोई एडहेसिव मटेरियल यूज कर रहे हैं तब भी फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब बढ़ते हैं फैक्टर्स दैट डिक्रीजेस फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को डिक्रीज करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? तो ठीक इसका उल्टा होने वाला है जो हमने इंक्रीज में पढ़ा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है कि हमें जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है उनको स्मूथ करना पड़ेगा। तो जिसके चलते क्या होगा कि जो सरफेस इरेगुलरिटीज है वो उतनी मतलब क्या बोले, उतनी ज्यादा नहीं होगी, जिस वजह से इंटरलॉकिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। यूजिंग लूब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट। सो लूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके भी हम जो फ्रिक्शन है, ठीक है, जो दो सरफेसेस है इनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। लूब्रिकेंट्स क्या है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स एक्चुअली क्या होती है, मतलब ये एक चीज है जो मशीन्स में इनको अभी इंक्लूड किया गया है ताकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी मैग्नीट्यूड रोलिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा है। तो अगर हम बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं मशीनरीज में तो क्या हो जाता है, वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड एकदम कम होगा। और डी कह रहा है बाई स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग मतलब कुछ इस टाइप का शेप का बना देना किसी भी ऑब्जेक्ट को, जहां पर जो दोनों पॉइंट्स है वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं और बीच का जो पार्ट है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि लूब्रिकेंट्स हम किनको कहते हैं। लूब्रिकेंट्स क्या है? द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लूब्रिकेंट्स, मतलब ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन को कम करती हो उनको हम लूब्रिकेंट्स कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स क्या है लूब्रिकेंट्स के? वो है ऑयल, ग्रीस एंड ग्राफाइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमको ध्यान में रखनी है। क्या बताया गया है कि कुछ कुछ मशीन्स में क्या होता है कि हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते एज लुब्रिकेंट, हो ही सकता है कि हम नहीं कर सकते, तो वहां पर एयर कुशन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो दो मूविंग पार्ट्स है उनके बीच में एयर कुशन मतलब लाया जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है उसको हम रिड्यूस कर सके। तो यहाँ से आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि देखिए मैंने ये नोट बहुत ही क्या बोलूं डिटेल में बनाया है ताकि इससे बाहर फ्रिक्शन से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है तो हमें उसको पहचानना है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। अभी अभी हमने पढ़ा कि बॉल बियरिंग जब हम मशीन्स में इंक्लूड करते हैं तो वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिप्लेस हो जाती है रोलिंग फ्रिक्शन से, और रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम मिनिमम है, लीस्ट है। तो ये तो फ्रिक्शन को बढ़ा नहीं रही है, वो फ्रिक्शन को घटा रही है बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहले ही मिल गया, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। ये बात तो सही है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो सर्फेसेस के बीच में बिल्कुल ही फ्रिक्शन ना हो। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द फ्रिक्शन force on an object moving through a fluid depends on its शेप। तो एक्चुअली क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ड्रैग है मतलब फ्लूइड्स जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट्स पे उसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो ड्रैग डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर, तो ये बात भी सही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने कहा था, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। हिंदी वालों के लिए भी आप क्वेश्चन पढ़ के इसका चयन कर सकते हैं, बट मैं बता दे रही हूँ कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही गलत कथन है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
in order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces. तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना है कि ग्राउंड पे, सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉक्स रखी हुई है, ठीक है, एक बॉक्स रखी हुई है। अब इस बॉक्स को हम स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्लाइड मतलब अगर ऐसा स्लाइडिंग सरफेस भी हो सकता है, तो इस बॉक्स को मैं ऐसे स्लाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो रेशमा को जो फोर्स अप्लाई करना है वो किस से ज्यादा होना चाहिए, किस टाइप के फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए अभी तक ये जो बॉक्स है, ठीक है, ह्यूज बॉक्स है, ये क्या है, ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब इसके ऊपर कौन सी टाइप की फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसकी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होती है। तो जब हम चाहते हैं कि ये जो ह्यूज बॉक्स है इसको हम स्लाइड करें एक सरफेस के ऊपर से, मतलब जो कि ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगी इस बॉक्स पे वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। जो भी फोर्स मैं अप्लाई करने वाली हूँ इस डायरेक्शन में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो इसको रोक रही है मूव करने से, उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो 69 क्वेश्चन का हिंदी में भी जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन आप पढ़ के एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, उनमें से जो सही है उसका चयन करना है। तो पहला वाला कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तो गलत है, हमने सबसे पहले ही पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी गलत है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ये बात भी गलत है। तो रह जाता है हमारा फोर्थ ऑप्शन कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये तो है ही, रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है बट लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सर्फेसेस स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। सो समीर ने अपने फ्लोर पे 3 तरीके की सर्फेसेस बनाई हुई है, ठीक है, और उनके ऊपर से वो कंचा जो है, ठीक है, कंचे जिनको कहते हैं मार्बल, उनको रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने फ्लोर पे क्या क्या सर्फेसेस बनाई हुई है, एक तो है सेलोफेन शीट, दूसरा है कारपेट और तीसरा है न्यूज़पेपर। तो ये तीनों उसने अपने फ्लोर पे बिछाई हुई है और इनके ऊपर से ये कंचे जो है उसको रोल करने की कोशिश कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है उससे फिर ज्यादा की ओर हमको जाना है, कम से ज्यादा की ओर जाना है। तो मार्बल पर सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होगा, वो होगा ये सेलोफेन शीट पे, क्योंकि सेलोफेन शीट जो होती है वो स्लिपरी होती है, प्लास्टिक जैसे पकड़ में आती है। तो सबसे कम कहाँ पे होगा, सेलोफेन शीट में, तो ये 1 होगा। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर आप छू के देखिएगा, आपको थोड़ा सा टेक्सचर फील होगा, रफ रफ फील होता है, तो वो होगा 2। और जो कारपेट है, कारपेट के ऊपर से आप कभी ट्राई करके देखिएगा, कोई भी भारी चीज को आप धक्का मार के मूव करने की कोशिश करिए, कारपेट हट जाएगा पर वो बक्सा या जो हेवी आइटम है वो इधर से उधर होगा नहीं। तो कारपेट से मूव कर पाना मुश्किल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वहां पे ये ऑप्शन नंबर 3 है। सेलोफेन शीट से जल्दी ही मार्बल पास कर जाएगा, मतलब जल्दी ही आगे चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन यहाँ पे कम काम कर रही है। न्यूज़पेपर में सेलोफेन शीट से ज्यादा फ्रिक्शन होगा, कारपेट में उससे भी ज्यादा होगा, मतलब न्यूज़पेपर जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है मार्बल पे उससे भी ज्यादा होगा कारपेट के केस में। अब आते हैं फ्यू एग्जांपल्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन है उसको कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो आपने देखा ही होगा कि आपके जूते के जो सोल्स है उनमें ग्रूव्स बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं, ताकि जब हम चले तो हमारा जो शू का सोल है वो रोड के सरफेस, फ्लोर के सरफेस के कांटेक्ट में आता है। तो अगर सोल्स में ग्रूव होंगी तो ज्यादा ऐसी सरफेस इरेगुलरिटीज होगी, और जिस सरफेस के ऊपर पे हम चल रहे हैं उसके सरफेस पे भी सरफेस इरेगुलरिटीज है, तो दोनों की सरफेस इरेगुलरिटीज इंटरलॉक करके फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, जिससे हम इजीली चल पाएंगे, पकड़ अच्छी बनेगी हमारी जो भी सरफेस होगी उस पर जब हम चल रहे हो।
दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप कार्स, ट्रक्स या बुलडोजर्स के टायर को देखें तो उनमें भी ऐसे ट्रेडेड मतलब ऐसे डिजाइन बने रहते हैं, मैं दिखाऊंगी आपको पिक्चर बाद में। तो वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो बेटर ग्रिप देता है ग्राउंड के साथ, मतलब ग्राउंड में पकड़ अच्छे से बने इन कार्स, ट्रक्स और बुलडोजर्स की, इसीलिए ऐसा ट्रेडेड टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सी, आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों में मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि जब हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो बहुत लोगों का क्या होता है, हाथ में पसीना आने लगता है, तो इससे क्या होगा कि हम अपने ओपोनेंट को पकड़ेंगे तो वो फिसल जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, मिट्टी अपने हाथों में मल लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हाथ रफ फील होता है, और इससे क्या होता है, जो अपोनेंट है उसको हम अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाते हैं, राइट। फिर डी है जिम्नास्ट। ये भी आपने देखा होगा, जो जिम्नास्टिक्स करते हैं वो व्हाइट कलर का कुछ एक अपने हाथों में रगड़ते हैं। So gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. So जो जिम्नास्टिक्स करते हैं उनको बार फिर रॉड्स वगैरह होल्ड करना होता है, तो ऑलरेडी जो ये चीज कर रहे होते हैं, नर्वसनेस के कारण बहुत लोगों के हाथ में पसीना आ सकता है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो जो भी चीज पकड़ने जाएगा ग्रिप ढीली पड़ जाएगी और वो गिर जाएंगे तो उनका पॉइंट चला जाएगा, इसलिए वो भी व्हाइट कलर का या कुछ कोर्स सब्सटेंस मतलब दरदरा कोई चीज अपने हाथों में रब करते हैं ताकि उनकी ग्रिप अच्छी सी बनी रहे। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑन डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग का तो समझ में आ गया, अब हम फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो अगर आपने कैरम खेला होगा तो आप जानते ही है कि कैरम बोर्ड में हम क्या करते हैं, पाउडर स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो जो कॉइन्स बोलते हैं, आई थिंक वो जो गोल गोल चीजें होती है जिनको हम अपने उंगलियों से मारते हैं, तो वो इजीली कैरम बोर्ड के सरफेस के ऊपर इधर से उधर रोल कर सके या मूव कर सके, स्लाइड कर सके, नॉट रोल कर सके, स्लाइड कर सके। बी में कहा गया है पोरिंग ऑयल ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप कोई भूतिया सीरियल देखते हैं तो दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी साउंड आती है ना, तो वो क्यों आती है, क्योंकि जो हिंज है वहां पे फ्रिक्शन की वजह से ये आवाज आ रही है। अब थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए या ग्रीस डाल दीजिए, देखिए वो साउंड करना छोड़ देगी। मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन था दोनों सरफेस के बीच में, हिंज ऑफ द डोर में, तो वो घट गई और कोई भी साउंड क्रिएट नहीं हो रही। सी में कहा गया यूजिंग ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। सो मशीन्स की जो मूविंग पार्ट होती है इन दोनों के बीच में ग्रीस अप्लाई किया जाता है ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको जितना कम किया जा सके। और हम जानते ही हैं कि फ्रिक्शन के वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, वियर एंड टियर होता है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। हाउ लुब्रिकेंट्स रिड्यूस फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स किस तरीके से फ्रिक्शन को कम करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा ना, ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट का हम मूविंग पार्ट्स के बीच में इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरीके से जो फ्रिक्शन है उसका कम करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए और जो मशीन्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मतलब मशीन अच्छे से काम कर सके, हम क्या करते हैं, ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट अप्लाई करते हैं मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन के बीच में। सो इससे क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ कि यहाँ पे एक मूविंग पार्ट है, ठीक है, किसी मशीन की, और ये दूसरी मूविंग पार्ट है किसी मशीन की, तो आप देख ही पा रहे दोनों की सरफेस इरेगुलरिटीज इंटरलॉक कर सकती है। बीच में ना हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो लुब्रिकेंट है इसको यहाँ पे डाल देंगे। लुब्रिकेंट को डाल देने से क्या होगा, लुब्रिकेंट यहाँ पे पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, हाइज एंड पिट्स जो है इनके बीच में ये घुस जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए आप, जो लोअर सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज उतनी अच्छे से नहीं रही, अभी वो थोड़ा सा स्मूथ टाइप का हो जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले में सरफेस इरेगुलरिटीज यहाँ पे भी स्मूथ हो जा रहा है, तो दोनों सरफेस अपीयर कर रहे हैं कैसे, जैसे वो स्मूथ हो। तो लुब्रिकेंट कुछ इसी तरीके से अपना काम करती है। आशा करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई, ठीक है। सो आप तो इस तरीके से लुब्रिकेंट क्या करता है, दोनों मूविंग पार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। अ थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट्स इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सर्फेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। तो क्योंकि बीच में ये हरे रंग का लुब्रिकेंट आ चुका है, तो क्या हो रहा है, जो सरफेस 1 है और जो सरफेस 2 है ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जिससे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो दोनों सर्फेसेस की जो सरफेस इरेगुलरिटीज थी उनमें इंटरलॉकिंग हो ही नहीं रही है, क्योंकि बीच में कौन आ गया, बीच में ये हरे रंग का लुब्रिकेंट आ गया है, जिस वजह से फ्रिक्शन घट जाती है लुब्रिकेंट्स के इस्तेमाल से। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड्स होती है, ठीक है, फ्लूइड्स मतलब कोई भी लिक्विड आइटम या फिर एयर को भी हम फ्लूइड में कंसिडर करते हैं। तो फ्लूइड्स जो फ्रिक्शनल फोर्स
अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम ड्रैग कहते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। तो ये जो ड्रैग है ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर से जा रही हो या एयर से जा रही हो, तो वो डिपेंड करेगा ड्रैग, मतलब फ्रिक्शनल फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करेगा किस पे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। दूसरा क्या है, उस ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर भी जो ड्रैग है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड गाढ़ी है कि उतनी गाढ़ी नहीं है, विस्कस है, अगर विस्कस लिक्विड है तो वो ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करती है, तो नेचर ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि क्योंकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि जो ड्रैग है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मतलब जो भी चीजें फ्लूइड के थ्रू जाती है सभी की ऐसी एक स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं और बीच का हिस्सा मोटा होता है। जैसे आप नाव देख लीजिए, फिश की बॉडी देख लीजिए, एरोप्लेन का जो डिजाइन है वो देख लीजिए। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है, ड्रैग को रिड्यूस करती है, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन को घटा देती है। तो अगर मैं आपको कहने वाली थी ना कि जो टायर्स में ट्रेडेड टायर्स, मतलब क्या, ये जो चीज है ये वाली, ऐसे डिजाइन क्यों बने रहते हैं, ऐसे ही सुंदर दिखने के लिए टायर में ये डिजाइन नहीं दी जाती है। ये क्या कर रहा है, ये टायर के सरफेस को रफ बना रहा है, जिसके वजह से जो सरफेस इरेगुलरिटीज है वो बढ़ रही है, और जिस भी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में टायर आएगा वो क्या करेगा, उसकी सरफेस इरेगुलरिटीज के साथ ये पूरा इंटरलॉक करके क्या करेगा, रोड पे या कोई भी सरफेस पे अच्छी ग्रिप बनाएगा। वैसे ही आप देखिए ये जो शू है, इसकी जो सोल है, जब मैं छोटी थी मैं समझती थी अरे वाह डिजाइन तो बड़ा सुंदर है, बट तब समझ में नहीं आया था कि इसका जो मेन मोटिव है ऐसा सोल में ग्रूव क्यों बना रहता है, ताकि जो ग्रिप है वो अच्छी बने जिस भी सरफेस के ऊपर हम चल रहे हैं। और ग्रिप अच्छी क्यों बन रही है, क्योंकि ये जो ग्रूव्स है ये सरफेस इरेगुलरिटीज को बढ़ा रहे हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी बढ़ाने में ये मदद कर रहे हैं। So soles of shoes and tires are threaded to increase friction, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पे हमको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया जो अभी मैंने आपको कहा कि why are the soles of shoes threaded, क्यों होता है जूतों के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शू। तो शूज को ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं किया जाता, फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी नहीं किया जाता, शूज की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए भी नहीं किया जाता। इसको क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि जो पकड़ है जमीन के साथ या कोई भी सरफेस के साथ जो पकड़ है वो अच्छी बने। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाया है। सो देखिए जो फिश की बॉडी है वो कैसी है, ऐसी स्ट्रीमलाइन है। जो बर्ड है उसकी भी जो बॉडी है वो लगभग ऐसी स्ट्रीमलाइन है। एरोप्लेन की भी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ही क्या है कि जो दोनों एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ये आप ध्यान में रखना, और बीच का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन को ना नेसेसरी इविल कहा जाता है, मतलब फ्रिक्शन जरूरी भी है बट ये कुछ कुछ जो नुकसान है वो भी करता है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं फ्रिक्शन का क्या क्या है। वी कैन राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विथ चॉक। तो चॉक की मदद से हम ब्लैक बोर्ड में इसीलिए लिख पाते हैं क्योंकि जो चॉक की जो सरफेस है और ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सेम रीजन की वजह से हम पेपर पे भी पेन से लिख पाते हैं, हम रोड पर चल पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, हम एक माचिस की तीली जला पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से, हम कील को दीवार पर लगा पाते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और जो व्हीकल्स है यानी कि जो क्या बोलते हैं उनको, हाँ जो व्हीकल्स है उनकी जो चक्के होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, वो भी क्यों मूव करते हैं, वो भी क्यों रोटेट करते हैं, क्योंकि जो टायर की सरफेस है और रोड की सरफेस है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जो कि टायर को रोटेट करने में मदद करता है। अब पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल कहा गया है, तो ये इविल किस लिए है, इट प्रोड्यूसेस हीट विच अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो जो मशीन्स के मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच में अगर जो गैप ना हो या फिर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो जब दोनों मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, और इसी फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट लॉस के चलते क्या होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। दूसरा क्या है, वियर एंड टियर होता है। तो जूता
का जो सोल है, हमने आज नया जूता खरीदा, 1 साल बाद क्या होने वाला है, सोल में गड्ढे हो सकते हैं या जो सोल्स है वो स्मूथ हो जाएगी और हम इधर उधर गिरने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रिप ठीक से नहीं बन पा रही। जो स्क्रूज है उनकी भी वियर एंड टियर होती है। जो बॉल बियरिंग्स होता है, बॉल बियरिंग्स यूजुअली जो फैन का जो मेन पार्ट होता है ना गोल सा, उसमें ऐड किया जाता है। क्यों? ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस करके रोलिंग फ्रिक्शन दिया जाए और इससे क्या हो कि जो फैन की मूविंग पार्ट्स है उनमें फ्रिक्शन कम किया जाए। तो वियर एंड टियर का मतलब घिसना पिटना जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए ये जो जूता है, ये जिस बच्चे ने इसको लगातार पहना है, तो आपको देखिए डिजाइन बहुत ही मतलब क्या हो गई है, वियर एंड टियर के चलते क्या हो गया, नीचे का सोल यहाँ पे गड्ढा हो गया है। तो ऐसा हमारे साथ स्कूल लाइफ में तो बहुत होता था। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। तो जब हम माचिस की तीली को बक्से के साइड में जहाँ पे जो फास्फोरस की कोटिंग होती है उस पर घिसते हैं, तो क्या होता है, दोनों की सरफेस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के चलते क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से माचिस की तीली जलने लगती है, राइट। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको स्प्रिंग बैलेंस के बारे में कहा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उसको भी कवर कर रही हूँ। स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली होता क्या चीज है, तो ये एक इस टाइप का दिखने वाला डिवाइस है। अगर हम देखें इस टाइप दिखता है, तो देखिए यहाँ पर जो लोड है ये यहाँ पर लगाई जाती है इस साइड में, और यहाँ पर आप कुछ मार्किंग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मार्किंग हमको बताता है एक चीज, क्या बताता है हम पढ़ लेते हैं। सो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो सपोज हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को इसके यहाँ पे इस हुक में टंगा के रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितना मान है, कितना फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, उसी को मेजर करता है क्या, ये स्प्रिंग बैलेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो क्या होता है, क्योंकि ये लोड है, लोड मतलब कोई भारी चीज है, तो ये क्या करेगी, ये इस चीज को नीचे की ओर खींचेगी। नीचे की ओर खींचने से क्या होगा, यहाँ पर ना एक ऐसा एरो टाइप का चीज होता है, तो जितना ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा, ये एरो वो यहाँ पे दिखाएगा कि 30 न्यूटन या कितना क्या है वो दिखाएगा। Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. Graduated scale का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मार्किंग्स है 0 से लेकर 100 तक, और 0 to 10, 10 to 20, 10 डिविजन्स का गैप है, और बीच में भी छोटे छोटे मार्किंग्स है, तो उसको ग्रेजुएटेड स्केल हम कहते हैं। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सो हमको ये जो रीडिंग जहाँ पे पॉइंटर आके रुकेगा, सपोज पॉइंटर आके 60 पे दिखा रहा है, मतलब क्या है कि इस लोड के ऊपर 60 न्यूटन या जो भी हो, यहाँ पे ग्राम्स लिखा हुआ है बट फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, तो 60 जो है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड है जो इस पे अप्लाई कर रही है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप थोड़ा सा मेरे को कमेंट में बताइएगा कि ये जो डिटेल्ड तरीके से मैं एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स को कवर कर रही हूँ, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, मतलब सॉल्व कर रही हूँ आपके साथ, क्या आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आप ये मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मुझे आइडिया मिलेगा कि मुझे आगे चलकर किस टाइप के कंटेंट बनाने हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरीके के कंटेंट अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कोई भी सीटेट से रिलेटेड कंटेंट मिस ना करें। सो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।